नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, जैसा कि हम यूथ का अध्ययनवार काल क्रमानुसार लेकर चल रहे हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर उसके बाद में हम आएंगे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, सभी प्रकरण को देखेंगे ध्यान से। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा 13,015 प्रश्नों को हल करने के लिए। और इतने महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जो आपको हर परीक्षा में लगभग देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। अभी तक हमने 16 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आइए विस्तार से देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। तो हमने अभी इसका विस्तृत रूप देखा। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो देखते हैं हम। गारसा दतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। दूसरा विकल्प है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। चौथा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला विकल्प है वही सही नहीं है। गारसा दतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा, किया है इसमें दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि यह उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आगे देखते हैं विस्तृत रूप में। गारसा दतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दतासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी से तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। तो कालक्रमानुसार पद्धति में न होकर वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि गारसा दतासी ने किस पद्धति का प्रयोग किया था। तो वर्णानुक्रम पद्धति में उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा था। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो उक्ति है यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। किसकी उक्ति है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। आगे आइए इसके विस्तृत रूप को देख लेते हैं।
इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो ध्यान रखिएगा कि बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसके ग्रंथों को कहा जाता है, तो मिस्र बंधु जी के मिस्र बंधु विनोद को कहा जाता है। मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, परिश्रमी संकलनकर्ता किसको कहा गया है, तो जो 3 भाई हैं मिस्र बंधु, जिनका नाम है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, वो 3 मिस्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं, मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प 1 देखते हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ये बिल्कुल सही है कि इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे वो प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये सही है। दूसरा विकल्प देखते हैं। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी जो विकल्प है ये भी सही है। तीसरा हम देखते हैं, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा भाग देखते हैं। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यही विकल्प गलत है। यहाँ 3000 की जगह 5000 विवरण मिलता है, ये सही होना चाहिए। तो ये विकल्प डी ही गलत है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना जो मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 सन 1934 में पूरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे लगभग परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिलक्राइस्ट ने। तो ध्यान रखिएगा, गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है। तो प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। हिंदी, आइए विस्तृत में देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार मिला है। और ये भी प्रश्न आता है कि रामकुमार वर्मा जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वहाँ देव पुरस्कार का नाम मिलता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी पुरस्कृत सम्मानित किया गया था। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
एक प्रश्न ये भी बनता है कि आधुनिक एकांकी के जनक दाता कौन है, या आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ही नाम आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी इसी का विस्तृत और रूप देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखा है। अब कैसे याद रखेंगे? नलिन बिलोचन, अब देखिए अपने ही लोचन से तो आप दर्शन करते हैं, तो लोचन शब्द दर्शन का ही पर्याय, अर्थात कि लोचन से लोग हर एक वस्तु का दर्शन करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखा। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है, किसका इतिहास पुस्तक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, गणपति जी जो हैं वो वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, है ना, उन्हें वैज्ञानिक इतिहास लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अगला देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1929 में। आप लोग जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका किस सन में लिखा है, तो 1940 ईस्वी में लिखा है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा है। आगे चलते हैं, विस्तृत देख लेते हैं। विस्तृत में देखते हैं। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन में संदर्भ कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने ये जो कथन है कि अगर इस्लाम ना आया होता तब भी हमारे हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, ये उन्होंने कब कहा है और किस शीर्षक में कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को कैसा माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। अगला देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह रामकुमार वर्मा जी ने कहा है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? यदि आप लोगों को पता है, आप लोगों को नॉलेज में है, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि यह किसने सुझाव दिया था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ये जो सुझाव है ये किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके विस्तृत रूप को देखते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम और नामकरण देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल का नाम क्या रखा है? तो रीतिकाव्य। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल का नाम क्या नाम रखा है? रीतिकाव्य। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है, जो कि सर्वमान्य है। आपको स्पष्ट होगा कि ये सर्वमान्य नाम है रीतिकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल। तो ध्यान रखिएगा, जो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं ये क्या करते हैं? रीतिकाल का नाम क्या नाम देते हैं? कलाकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विस्तृत में क्या दिया गया है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यदि की उन्होंने बात कर दी ना। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप जोड़ दिया गया है कि यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, मतलब कि शुक्ल जी के दृष्टि में भी इसको श्रृंगार काल कहना उचित है। तो ये महत्वपूर्ण बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है रीतिकाल को। तो यहाँ यदि के जो यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया है वो एक अलग से प्रश्न बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आयोग ने इसका उत्तर किसको माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को ही माना है। आगे बढ़ते हैं। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? अभी हमने आपको बताया था कि उनका जो संस्करण है कब प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरा संस्करण जो है 1871 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? तो 1871 में। आप देख लीजिएगा 1871 आपको विकल्प दिखाई दे रहा होगा। गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो 738 कवि हैं। आगे देखते हैं, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72 हैं और शेष उर्दू के हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के लेखन का पहला प्रयास गारसा दतासी ने किसने किया था? गारसा दतासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान थे ये। गारसा दतासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तो ये ध्यान रखिएगा, किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने
जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास किस शीर्षक के नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया था। 1952 ईस्वी में इन्होंने हिंदुई साहित्य के इतिहास का जो हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी थी, जो अनुवाद किया था इन्होंने ताशी के ग्रंथ का, वह किस सन में किया था? तो 1952 में किया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका सन क्या है? तो 1929 है। और ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक एवं व्यवस्थित रूप माना जाता है इतिहास लेखन का। आगे चलते हैं, विस्तृत में देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो ध्यान रखिएगा, तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1848 ईस्वी में, इसके लेखक कौन हैं? तो मौलवी करीमुद्दीन हैं। ध्यान रखिएगा, तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी जो 1848 में आया था, ये किसके लेखक कौन हैं? तो मौलवी करीमुद्दीन हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त जी का है। तो भाषा काव्य संग्रह किसका है? महेश दत्त शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बनाते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास जो ये पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे भी हर कोई हजारों भूमिका बनाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की ही भूमिका बना दी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक लेखन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ध्यान रखिएगा, 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में ये भी आता है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। तो ये जो अभी हमने तीनों रचनाएं देखी हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है 1952 ईस्वी में है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी का है, 1965 ईस्वी का है। ये अभी हम लोग आगे पढ़े भी हैं पीछे ऊपर। तो आपने देखा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कौन लिखता है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं 1986 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो शिव सिंह सरोज में कितने जो गिनाए गए ग्रंथ हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण, इन चारों में से दो ऐसे हैं जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो कौन से ग्रंथ हैं देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। तो ध्यान रखिएगा, राम सतसई तथा कड़खा रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसे शुक्ल जी मानते हैं कि शिव सिंह सरोज में इनका विवरण नाम आता है। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किसका ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखिएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं उन्होंने क्या लिखा है? इधर 4 विकल्प दिए हैं, 4 लेखक हैं और 4 लेखकों की इधर रचनाएं दी गई हैं जो साहित्य इतिहास से संबंधित है।
तो ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कौन बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका कौन बनाता है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य विमर्श है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए मिलान कर लेते हैं। एक मिनट, चलिए आते हैं, हम मिलान करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य विमर्श, इनकी पुस्तक कौन सी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, हिंदी साहित्य विमर्श है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हमने आपको पीछे ही बता दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका कौन बनाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बनाते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये कौन करता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी करते हैं। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या बनेगा? तो पहले का दूसरा है। पहले का क्या है? पहले का दूसरा विकल्प है। तो ऐसे हम कर लेते हैं, पहले का दूसरा है और दूसरे का चौथा है और तीसरे का पहला है और चौथे का तीसरा है। तो हमारा विकल्प जो है सही होगा 2 4 1 3। आइए देख लेते हैं 2 4 1 3 किस में है। तो 2 4 1 3 हमारा जो उत्तर होगा, इसका उत्तर है डी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ग्रंथों को। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। चलिए आइए विस्तार की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिख दिया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। आइए पॉइंट पे देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये प्रिय प्रवास है, इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पुनर्नवा तथा नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये पुनर्नवा जो है और नामदास का पोथा जो है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस इतिहास के रचनाकार का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विस्तार की तरफ देखते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं, विकल्प सी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये 1952 में लिखा गया हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जिसके लेखक कौन है, जिसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, ध्यान रखिएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। कब लिखा था? तो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ग्रंथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, जहाँ राजस्थानी का नाम आ जाए वहाँ मोतीलाल मुनारिया आ ही जाएंगे। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मुनारिया। तो ध्यान रखिएगा। आइए इसकी विस्तृति देख लेते हैं।
राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हैं। ध्यान रखिएगा इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य, देखिए इसमें भी राजस्थानी शब्द जुड़ा है, तो राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह हैं। तो डॉक्टर टीकम सिंह किसके लेखक हैं? हिंदी वीर काव्य, जो 1945 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? आप लोग बता सकते हैं, हमने पीछे भी बताया था कि जो किशोरी लोग होती हैं वो बहुत मॉडर्न होती हैं, है ना। तो जो मॉडर्न लोग होता है वही किशोरी होता है। जो इतनी किशोरियाँ हैं वो क्या हैं? मॉडर्न हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब इससे आप इस ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं कि अगर किशोरी लाल गुप्त जी की बात आए तो वहाँ मॉडर्न शब्द ढूंढ लीजिएगा, आपको इससे भी आपका प्रश्न बन जाएगा। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या है इसका, एक बार देख लेते हैं। उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गारसा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ द इस्तवार लेतुरेंदु हिंदुस्तानी 1839 से 1847 दो भाग को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्केच किससे बनाएंगे? ग्रिप्स से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ग्रिप्स से बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक कौन हैं? तो FEK हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक कौन है? FEK हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही सरल है ये मतलब पहचानना कि उन्होंने कौन सा समय दिया था। तो 1700 से 1900 ईस्वी माना है, विक्रम संवत माना है। उन्होंने तो हर जो जितना भी विभाग किया है सब विक्रम संवत में ही किया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। तो अगर पूछा जाए कितने 100 वर्षों को, तो 900 वर्षों को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल, अब देख लेते हैं क्या क्या नाम दिया है उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, जो 1050 से 1375 संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल नाम दिया है, जो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत है। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया है, जो संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल नाम दिया है, जो संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम इतना ही आज प्रश्न देखेंगे। अगली प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।